बहुत स्वागत है। तो आज आपकी सीडीपी की महामैराथन क्लास चलने वाली है। तो सीडीपी की महामैराथन क्लास में हम लगभग 100 क्वेश्चन आपके आज कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन कवर करेंगे आपके। आज 100 प्रश्न चलेंगे आपके। फिर आपके कल इसी टाइम 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपके 100 प्रश्न की ये महामैराथन क्लास होगी सीडीपी की। ठीक है। और आपकी शाम को तो चलता ही है, आपको पता है आपका चलता है, एक प्रैक्टिस सेट चलता है आपका, या तो सुबह चल जाए या शाम चल जाए, किसी भी टाइम चल जाता है वो। तो एक प्रैक्टिस सेट वो चल रहा है आपका। ठीक है। और ये महामैराथन क्लास है आपकी सीडीपी की। इसमें 100 क्वेश्चन है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इसमें 99% की इसमें से इस 100 क्वेश्चन में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना सीखने को मिलेगा कि ये समझ लेना कि पेपर में लगभग कहते हैं ना 200 प्रश्न मानो तो 30 में से 29 नंबर वाली क्लास, 30 में से 30 नंबर वाली क्लास समझ लेना इन दोनों क्लासों को, आज की क्लास और कल की क्लास को। एक आज आपकी क्लास हो रही है सीडीपी की फर्स्ट। ठीक है। ये महामैराथन क्लास शुरू है आज आपकी। ठीक है। और एक क्लास शुरू होगी आपकी कल। अगर आपको आवाज़ सही से समझ में आ रही है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे, यस लिख के भेजेंगे। ठीक है। ओके। सो फर्स्ट क्लास है आपकी। मैं कमेंट ऑन कर लेती हूँ आपकी। जी बिल्कुल कमेंट ऑन करे मैंने आपके। ओके जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत शेयर करें इसको। इतना झूम के शेयर करें, कहते हैं ना झूम के शेयर करें, ऐसा शेयर करें इसको। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और फर्स्ट आपको बता दूं मैं, आपका सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल कहते हैं ना सर पे रखा है, वो वाला हिसाब है। तो सीटेट का एग्ज़ाम आपका बिल्कुल सर पे रखा है। ठीक है। तो ये आपकी 100 नंबर यानी कि 100 नंबर की महामैराथन क्लास चलेगी आज सीडीपी की। ठीक है। सबसे पहले तम शोमा ज्योतिर्गमय माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। ओके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके। सबसे पहला प्रश्न है, विकास होता है। सबसे पहले डेवलपमेंट वाला चैप्टर होता है आपका। डेवलपमेंट में से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा डेवलपमेंट में से। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, विकास होता है। पर्यावरणीय बल जीव पर काम करता है। जब आपका डेवलपमेंट होता है उसमें पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंट ही आपके जीव पर कार्य करता है। या ऑप्शन नंबर बी है, पर्यावरणीय बल एक जीव में वंशानुगत बलों के साथ अंतः क्रिया करते हैं। जो पर्यावरणीय बल होते हैं वो जो बल होते हैं एक जीव के वंशानुगत बलों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 है ये दोनों, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका, इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे विकास क्या होता है आपका, क्या होता है विकास, बताएंगे आप कमेंट करके बताएंगे विकास क्या होता है। तो विकास होता है जब पर्यावरणीय बल एक जीव में वंशानुगत बलों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, वही होता है आपका। खाली पर्यावरणीय बल कार्य करेगा, ठीक है, बल जीव पर कार्य करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा नहीं, ये दोनों नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे हम। 100 प्रश्न है, बिना टाइम वेस्ट हुए करने हैं हमको सारे प्रश्न। ठीक है। निम्न कथनों में से वृद्धि तथा विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक होता है। क्या वृद्धि मनोवैज्ञानिक है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक जो ना दिखे, और विकास भौतिक है, विकास दिखता है नहीं, ऐसा नहीं होता। जो वृद्धि होती है वो उसको माना जाता है भौतिक। तो आगे देखते हैं, आगे चलो ऑप्शनों में क्या क्या कहा जाता है। ठीक है। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है, ऐसा होगा। या नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। क्या वृद्धि और विकास दोनों मनोवैज्ञानिक होते हैं? या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा? तो इसमें होगा जो वृद्धि और विकास के बारे में कथन कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। वृद्धि होती है वो भौतिक होती है। वृद्धि क्या है? अगर आपका शरीर का आकार बढ़ेगा वो दिखेगा। ठीक है। और विकास कैसा है? वो मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बालकों के व्यक्तिगत विकास। आप बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में क्या कहेंगे? के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को
उद्धत करके सटीकता से पूर्ण रूप से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बच्चों का जो विकास होता है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है सटीकता से। सटीकता से क्या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि हाँ बच्चे का विकास इतना ही होगा, बच्चा प्रतिभाशाली बनेगा या नहीं बनेगा, सटीकता से लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, अव्यवस्थित व असतत होते हैं। देखेंगे चलो। ठीक है, प्रश्न कह रहा था बालकों के व्यक्तिगत विकास में। ठीक है, जब हमने ऑप्शन देखे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो इसके सटीकता से हम विकास का पता नहीं लगा सकते। हाँ, हम कुछ हद तक विकास का पता लगा लेते हैं, लेकिन सटीकता से हम यह नहीं कह सकते कि बच्चे का विकास इतना ही हो जाएगा। ठीक है, के लिए पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता तो लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान तो हम लगाते हैं। ठीक है, और अगला ऑप्शन था आपका कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, या अव्यवस्थित असतत होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, क्योंकि जो बच्चों का विकास है, व्यक्तित्व का विकास है, उसका कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे आपका बाल विकास की प्रक्रिया में बच्चे केवल शाब्दिक अर्थों में सोचने में सक्षम होने पर ही अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। ठीक है, यह दर्शाता है कि विकास क्या है, अमूर्त प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, या आपकी भिन्न प्रक्रिया है। बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बताएंगे आप कमेंट में। प्रश्न नंबर 4 चल रहा है आपका। जो बच्चों के विकास की प्रक्रिया होती है, बच्चे केवल शाब्दिक अर्थों में सोचने में सक्षम होते हैं, केवल शाब्दिक अर्थों में। प्याजे से उठाया गया है ये प्रश्न। ठीक है, जब बच्चे सिर्फ शाब्दिक अर्थ में सोचते, मतलब चिंतन तो करते हैं, लेकिन सिर्फ शाब्दिक अर्थ में सोचने में सक्षम होने पर ही अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। यह दर्शाता है कि विकास है। पहले बच्चे शाब्दिक अर्थ में सोचते हैं, उसके बाद में अमूर्त रूप में सोचने में सक्षम होते हैं। तो विकास कैसा हो रहा है आपका, क्रमिक विकास हो रहा है। विकास एक क्रम में चल रहा है। पहले बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था। ठीक है, जब बच्चा अपना सिर्फ शब्दों से सोचता था कि हाँ कुछ होता है। अब बच्चा क्या है, किशोर अवस्था में पहुंच गया है। अगर वो अमूर्त सोच रखता है, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देती है, या अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करती है, या अंक उन्मुख होती है, या अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होती है। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। पांचवे का बताएंगे कौन सा सही होगा आपका। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। जो प्रगतिशील कक्षा होती है केवल मूक श्रवणवादी बच्चों को ही प्राथमिकता देगी, नहीं, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करती है। बिल्कुल, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कोई तो मूढ़ बुद्धि होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य बच्चा होता है, तो उनकी जो भिन्नता होती है उसका सम्मान करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंक उन्मुख होती है, नहीं, बिल्कुल साफ अंकों और ग्रेडों पर कार्य नहीं करती। अधिगम व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होती है, नहीं। ठीक है, तो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगले पर चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर अगले पर है, प्रश्न नंबर 6 है आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 में विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। यानी कि सिर पदाभिमुख होता है, जो सिर से पैर की तरफ चलता हो। विकास कैसे, विकास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मध्य से बाहर की ओर होता है एक विकास, एक होता है सिर पदाभिमुख, यानी कि सिर से पैरों की तरफ जो विकास। अब देख लेते हैं इस प्रकार सिद्धांत का कौन सा पालन करता है। जो विकास सिर से पैर की ओर चले, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर चले, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर चले, या निम्न में
एकीकृत कार्यों की ओर चले। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका, बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। जो विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा है वो किस दिशा में जाती है, बताएंगे, जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग, बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका, बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है आपका जी, हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट वाला ए सही होगा आपका, बिल्कुल। जो विकास सिर से पैर की तरफ चलता है, सिर से पैर की ओर चलने वाले विकास को ही क्या कहते हैं, सिर पदाभिमुख विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये कह रहा है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शरीर विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर बच्चे का विकास सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपको अरस्तु जी की डेफिनेशन याद है जी? अच्छे से नहीं दिख रहा है तो प्लीज अपनी फोन की क्वालिटी बढ़ा लें जी। अभी फोन की क्वालिटी कम होगी, यहाँ से तो क्वालिटी बहुत अच्छी चल रही है, आप प्लीज अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लें जी। आपका प्रश्न है कि अगर बच्चे का मस्तिष्क मतलब स्वस्थ है बच्चा, तो उसका शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपने अरस्तु जी की डेफिनेशन सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। क्या? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये है, ये गलत हो सकता है क्योंकि विकास का नितांत व्यक्तिगत मामला है, या सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे अंतिम स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। या आप बताएंगे गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के किसी भी प्रकार को प्रभावित नहीं करता है। बताएंगे जो शारीरिक विकास है, स्वास्थ्य विकास है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप प्लीज कमेंट करके जल्दी बताएंगे, बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। बिल्कुल राइट आंसर, बहुत सही दे रहे हैं आप, सब लोग बताएंगे कौन सा राइट होगा आपका। जी जी बिल्कुल, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सब लोग बताएंगे जी। बिल्कुल सब लोग बताएंगे कौन सा सही होगा, सब लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें आंसर जी। जी इसमें बिल्कुल सी सही आंसर है आपका, सी होगा क्योंकि सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो विकास होते हैं उसके अन्य पक्षों से अंतः संबंधित होता है। विकास कैसा होता है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास होता है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीडीपी की महामैराथन क्लास है, मैं 100% लिख के कह सकती हूँ, 99% कह सकती हूँ कि इसमें से आज आपके 100 प्रश्न होंगे और कल सुबह आपके 100 प्रश्न होंगे। इसी टाइम 11 बजे स्टार्ट होगी आपकी क्लास। 100 प्रश्न आपके कल होंगे, 100 प्रश्न आपके आज होंगे। मैं 99% कह सकती हूँ कि कम से कम 25 नंबर वाली क्लासें होंगी ये, इसमें से तो आने ही आने हैं प्रश्न। ठीक है, ओके। 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। बताएंगे आप कौन सा सही होगा इसमें, जो वयस्कों की अपेक्षा बच्चों का जो गुणात्मक चिंतन होता है वो अलग होता है, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, बताएंगे आप लोग। किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर जी ने कहा था, लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने कहा था, जीन पियाजे जी ने कहा था, लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा था। बताएंगे आप कौन सा वाला सही होगा। बच्चों से तुलना किसने की थी, बच्चों की वयस्कों से तुलना किसने की थी, बताएंगे आप लोग। बिल्कुल जी नहीं, बच्चों से तुलना जो की थी बच्चों से, वो की थी जीन पियाजे जी ने। तो इसमें सी इज अ राइट आंसर। जो मनोवैज्ञानिक प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, इसमें सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्या? ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। 9वां प्रश्न है, एक तरह से समझ लेना ये आपका टेस्ट भी हो रहा है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत तो होते रहते हैं, सॉरी बोलने की तो कोई बात ही नहीं है।
ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो मध्य बाल्यावस्था आप जानते हो कौन सी होती है, उसकी विशेषता है, बताएंगे आप लोग। अधिकतम अधिकतम रूप से क्या कहते हैं, त्रुटि ही क्या होती है, त्रुटि स्टडी का फर्स्ट पार्ट होती है, मतलब त्रुटियां नहीं होंगी तो बच्चा तब तक सही कब तक कैसे करेगा। तो सॉरी बोलने की तो कोई बात होती नहीं है, त्रुटि पढ़ाई का ही, जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा मनोवैज्ञानिक तर्क का उपयोग करने की योग्यता विकसित होती है, या तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचने के प्रारंभ कर देते हैं। बच्चा बताएंगे मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है आपकी। अमूर्त रूप से सोचते हैं मध्य बाल्यावस्था में बच्चे, या मूर्त रूप से सोचते हैं मध्य बाल्यावस्था में बच्चे, या शरीर वृद्धि एवं विकास में बहुत तेजी से आती है, या अधिकतम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियां घटित होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शायद नहीं, 100% डी लगा के आना है इसमें। जो बच्चे मध्य बाल्यावस्था में होते हैं वो बच्चे तार्किक चिंतन और मूर्त रूप से सोचते हैं, यानी कि जो चीजें दिखती हैं, बिल्कुल डी सही बता रहे हैं आप। क्या नाम है आपका, नाइना मीना, कुछ ऐसा ही नाम है आपका, तो आप बिल्कुल सही बता रही हैं। जो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, ये अवस्था होती है आपकी 5 से 12। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अमूर्त रूप से सोचते हैं बच्चे कौन सी वाली अवस्था में, 12 से 18 वाली अवस्था में, जो होती है किशोरावस्था। जो चीजें मतलब फॉर्मूलाज पर बच्चे कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, अब बहुत अच्छा बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसके लिए उपयुक्त नहीं है। साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है, या एक पुरुष या स्त्री सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करना, या हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका 10वीं का। जो उपयुक्त नहीं है, ये वाला आप नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आप ये जरूर देखेंगे कि नहीं जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। नहीं है, नहीं को नहीं भूलेंगे। तो साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा खेलों की अवस्था कौन सी होती है, बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, खेलों की अवस्था कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बच्चा प्रारंभ कर देता है, बिल्कुल बच्चा स्वतंत्र रहने की कोशिश करता है, बच्चा अपने आप को वयस्क समझने लगता है। बाल्यावस्था को क्या कहती है, मिथ्या परिपक्वतावस्था, मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं बाल्यावस्था को। नंबर डी है, हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना, यानी कि हम उम्र होते हैं उनके साथ बच्चा रहता है। गैंग एज होती है बाल्यावस्था, कौन सी एज होती है, गैंग एज। जो स्त्र, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही बता रही हैं नायना जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक स्त्री और पुरुष की सामाजिक भूमिका प्राप्त नहीं करता बच्चा, ठीक है। स्त्री और पुरुष की जो भूमिका होती है उसको प्राप्त नहीं करता बच्चा। ऑप्शन नंबर बी आपका उपयुक्त नहीं है, आप ये नहीं भूलेंगे, उपयुक्त नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है बच्चा, बच्चा लड़के लड़की से दोस्ती करता है इस उम्र में, और लड़की लड़की से दोस्ती करती है बाल्यावस्था में, ये जरूर होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि बच्चा स्त्री और पुरुष की भूमिका प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ओके, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओके, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। क्षैतिज, लंबवत, लंब रूप में, या क्षैतिज और लंब रूप में, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप 11वीं का कौन सा होगा आपका।
जो मानव विकास है उसका अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का कब उपयोग किया जा सकता है? खाली क्षैतिज या लंबरूप या क्षैतिज और लंबरूप दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। सब लोग कमेंट करके बताएंगे। ये नहीं कि एक ही बताए, सब लोग बताएंगे। सब लोगों का सीटेट का पेपर है, सब लोग बताएंगे कौन सा वाला सही होगा। बताएंगे सब लोग। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जब आनुवांशिक विधि का उपयोग करते हैं क्षैतिज और लंबवत दोनों ही रूप में किया जाता सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है आपका। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे पर गर्दन और पेशियां तन जाती हैं। इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? जब छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, उसे मैम डांटते, वो चीखता है, चिल्लाता है, ठीक है, अपना व्यवहार चिल्लाकर व्यक्त करता है। ठीक है, जब प्री प्राइमरी एज में जाते हैं, बच्चा प्ले में जाता है, नर्सरी में जाता है, इसमें बच्चा जो चाहे करता है। लेकिन वही बच्चा जब फर्स्ट में आ जाता है तो वह अपना व्यवहार चिल्लाकर व्यक्त ना करके सिर्फ व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित करता है। तो बताएंगे इसमें बच्चे का कौन सा विकास हो रहा है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं? बताएंगे आपका कौन सा सही होगा 12वीं का? 12वीं का बताएंगे आपका कौन सा सही होगा? ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, पूरी विद्यालय एज होती है, उसमें बच्चा होता है, वो विकास क्रमिक तो है, विकास क्रमिक प्रक्रिया है, ये इसमें नहीं आएगा। विकास निरंतर चलता रहता है, ये भी नहीं है। जो विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। बच्चा अगर कोई चीज सीखता रहता है, विभेद और एकीकरण, बच्चा कुछ चीज सीखता रहता है तो वो सीख जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं इसमें। ठीक है, आगे वाला प्रश्न चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है? सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, या विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना? बताएंगे आप 13वीं का कौन सा सही होगा आपका? सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है अधिगम का? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना किसी चीज को, या विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, रटते रहना किसी चीज को, या संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना? बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका? बताएंगे, जल्दी कमेंट करके बताएंगे सब लोग। प्रश्न नंबर 13 कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? बिल्कुल, प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बच्चा खोजने में बच्चा खुद कार्य करेगा। जब खुद कार्य करेगा तो वही क्या है? प्रभावशाली कार्य है सीखने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। अधिगम का ये क्या है? संरचनात्मक है। ये गलत लिख गया है थोड़ा, इस पे अंक की बिंदी थी। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, अधिगम का संरचनात्मक जो विचार है, यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं ज्ञान की संरचना में, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, या बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती,
ऑप्शन नंबर डी है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बताएंगे 14 का कौन सा वाला सही होगा आपका? ज्ञान की संरचना में बच्चे क्या करते हैं? बताएंगे कौन सा वाला सही होगा? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। जो बच्चों का ज्ञान होता है, ज्ञान में बच्चे कैसी भूमिका निभाते हैं? सुझाव देने की प्रक्रिया में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब हम बच्चों से कुछ पूछेंगे तो बच्चे सक्रिय भूमिका ही तो निभाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। ओके, अगला प्रश्न है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करें और खूब लाइक करें। ओके, संकल्पनाओं की व्यवस्थित उपस्थिति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, या विकास की प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं, या विकास विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है। बताएंगे आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 15 का बताएंगे 15 का कौन सा सही होगा? क्या विकास की परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है? नहीं। विकास प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं है। विकास के कुछ पक्षों का प्रत्यक्ष मापन भी किया जा सकता है, जैसे कि भाषा ज्ञान। विकास विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो विकास क्या है? चलता ही रहता है क्रम में, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 का डी होगा। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। सोलहवां प्रश्न है आपका, आनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो आनुवांशिकता, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो होता है, उसकी भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड है विकास के कुछ पहलू आनुवांशिक और कुछ अन्य पर्यावरण के अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। या ऑप्शन नंबर 4 है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका इसमें? बताएंगे प्रश्न नंबर 16 कौन सा वाला सही होगा? बताएंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल होगा। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जो आपका विकास होता है यानी कि डेवलपमेंट होता है, वो किसका गुणनफल होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। यह होता है आपका डेवलपमेंट। जो विकास होता है, हेरिडिटी यानी कि एनवायरनमेंट, कुछ पहलू उसके एनवायरनमेंट प्रभावित करता है, कुछ पहलू उसके पर्यावरण प्रभावित करता है। इसी से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध का सही तरीके से सूचित करता है? विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है विकास अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। जो अधिगम होता है विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। या ऑप्शन नंबर 4 है आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। या ऑप्शन नंबर डी है आपका विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित द्वारा अंतः निर्भर होते हैं। तो बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? बताएंगे 17वीं का कौन सा सही होगा? बताएंगे 17वीं का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। ओके। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है, अभी भी नहीं चल रहा। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि एक वो है कुमार देवी जी, उनका पहला बच्चा था, वो 10 महीने में चलने लगा, और जो दूसरा बच्चा था उनका 10 महीने का बच्चा था, वो 10 महीने का बच्चा चलने लगा और फिर 12 महीने का बच्चा पहले ही चलने लगा। तो बताएंगे आप कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? वो फिर भी चिंतित नहीं है। उनके पति ने कहा है कि जब तक 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए चिंतित नहीं है। या ऑप्शन नंबर वी है, वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। ऑप्शन नंबर सी है, एक पड़ोसन का लड़का है और 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा। ऑप्शन नंबर डी है आपका, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समय वृद्ध में अंतर है। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? 18वीं का कौन सा वाला सही होगा? 18वीं का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समय वृद्ध के अंदर है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान एक सही मिलान वाला जोड़ा होगा, यानी कि जो सही है विकास के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में संसाधन व वर्गीकरण करने की योग्यता आती है, या किशोर अवस्था में अनुकरण प्रारंभ या कल्पना परक खेल होते हैं, या शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है, पूर्व बाल्यावस्था में निगमनात्मक विचार होते हैं। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कौन सा वाला प्रश्न ऑप्शन सही होगा आपका? बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका इसमें? सही वाला जोड़ा बताएंगे आप कमेंट करके कौन सा वाला सही होगा? बताएंगे कौन सा वाला सही होगा? 19वीं का ए इज अ राइट आंसर है। ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसमें उत्तर बाल्यावस्था संसाधन एवं वर्गीकरण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्या किशोरावस्था में बच्चा अनुकरण और प्रारंभ करता है? बिल्कुल नहीं करता साहब। एक मिनट रुकिए, शैशवावस्था में तर्क करना नहीं जानता बच्चा मैडम, तर्क करना अनुमान लगाना नहीं जानता बच्चा। वो वाली अवस्था जो होती है वो उत्तर बाल्यावस्था में होती है जाके, तर्क करना बच्चा प्रारंभ करता है उत्तर बाल्यावस्था में जाके। लेकिन जो बच्चा में किशोरावस्था में अनुकरण करता है नहीं, शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण करता है। पूर्व बाल्यावस्था में निगमनात्मक विचार नहीं। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्तर बाल्यावस्था में संसाधन व वर्गीकरण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे आपका, 20वां प्रश्न है आपका,
शिक्षक विद्यार्थी को सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक प्रोजेक्ट आदि में सम्मिलित करता है। जो एक शिक्षक है वो विद्यार्थी को सामूहिक क्रिया में, सामूहिक चर्चा में, सामूहिक प्रोजेक्ट आदि में सम्मिलित करता है। यह सीखने का आयाम को दर्शाता है। किस सीखने के आयाम को दर्शाता है? मनोरंजन के माध्यम से सीखना। ऑप्शन नंबर बी है भाषा निर्देशन शिक्षण। ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रतियोगिता आधारित शिक्षा, या ऑप्शन नंबर डी है एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? प्रश्न नंबर 20 का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? सबको सामूहिक कार्य, सामूहिक परिचर्चा सब कुछ शामिल कर रहा है बच्चा। कौन सा वाला सही होगा आपका ऑप्शन? बताएंगे। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका? बिल्कुल, ये है जब बच्चे को सब में शामिल किया जा रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है? एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में किए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या कहलाता है? जो लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि लेव वाइगोत्स्की ने बताया था भाषा विकास के बारे में, वो क्या कर रही है बच्चा? आत्म केंद्रितता कर रही है, मनोवैज्ञानिक विकार कर रही है, या ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक परिपक्वता है उसमें, या ऑप्शन नंबर डी है स्व नियमन। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका 21 का? बिल्कुल डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सत्यनारायण मीना आपका बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर डी स्व नियमन। कौन सा क्या कर रही है? वो स्व नियमन कर रही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आए हम प्रश्न नंबर 22 पर। दिव्यांगजन अधिनियम कब आया था? पहले तो ये सुनेंगे दिव्यांगजन अधिनियम जो आया था, आ तो पहले गया था लेकिन इसके कुछ पॉइंट थे कि बच्चे को ये नहीं कहा जा सकता, विकलांग नहीं कहा जा सकता, दिव्यांग कहा जाएगा। तो दिव्यांगजन अधिनियम आया था, वो कब आया था? 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का उपयोग उपयुक्त है? मतलब जो बच्चे दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके लिए हम कौन सी वाली भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? छात्र जो शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र है, या विकलांग छात्र है? बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? दिव्यांगजन अधिनियम के अनुसार कौन सा वाला सही होगा आपका? क्या हम बच्चे को विकलांग छात्र कह सकते हैं अगर वो मंदित है किसी चीज से, या मंदित छात्र कह सकते हैं, या उसका अशक्त शरीर है, या उसको कहेंगे हम छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है? बताएंगे आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? जी नहीं, ये ही तो कहा गया था कि बच्चे को विकलांग नहीं कहा जाएगा। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में यह कहा गया था कि बच्चे को विकलांग न कहते हुए यह कहा जाएगा कि बच्चे में क्या है? बच्चा छात्र जिसे उसके शरीर में दिव्यांगता है उसे क्या कहेगा? दिव्यांग बालक। ठीक है, कोई कैसी भी दिव्यांगता हो सकती है इसमें। ठीक है, विकलांगता को हटाया गया था, विकलांग शब्द को हटवाया गया था इसमें से। ओके, ऑप्शन नंबर अगला है आपका प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक समझ सकते हैं? सामाजिकरण का गौण वाहक कौन सा है? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या ऑप्शन नंबर बी है परिवार और रिश्तेदार, ना ऑप्शन नंबर सी है परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय और पास पड़ोस। बताएंगे सामाजिकरण के गौण वाहक क्या होते हैं? एक तो होते हैं मुख्य वाहक, फर्स्ट में मुख्य वाहक, एक होते हैं गौण वाहक। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? प्रश्न नंबर 23 का बताएंगे, जल्दी बताएंगे। लीजिए, अब दिख रहा होगा अच्छे से। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज अपने फोन की थोड़ी क्वालिटी सही करें, आपकी फोन की क्वालिटी कम हो रही होगी। जी जी हाँ जी,
बताएंगे निम्नलिखित में से सामाजिकरण का गौड़ वाहक क्या होता है? प्रमुख वाहक जो बच्चा जब जन्म लेता है जिसके संपर्क में आता है वो होता है परिवार। परिवार क्या होता है? मुख्य वाहक होता है बच्चे का, ठीक है। लेकिन जो गौड़ वाहक है वो कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण मीना आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सब लोग बताएंगे कौन सा वाला राइट आंसर होगा। बिल्कुल, विद्यालय और पास पड़ोस सामाजिकरण के गौड़ वाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप किसका बता रहे हैं? ए मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य तो नहीं होते, ये होते हैं आपके प्रमुख वाहक होते हैं। एक होते हैं गौड़ वाहक यानी कि जो हमें प्रभावित नहीं करते। आप प्लीज पहले ये लिखें कि आप 23वें प्रश्न का आंसर बता रहे हैं, कौन से वाले प्रश्न का आंसर बता रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। विद्यालय और पास पड़ोस होते हैं वो बच्चे के सामाजिकरण के गौड़ वाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगले पर चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जो जनसंचार माध्यम है वो सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? बताएंगे। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों पर प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी है भौतिक भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। या ऑप्शन नंबर डी है आपका संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? जनसंचार के बारे में कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? बताएंगे बताएंगे। अगर आपकी वीडियो सही नहीं आ रही तो प्लीज थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लें फोन की जी। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। जो जनसंचार के माध्यम की पहुंच बढ़ रही है, आपने देखा होगा बच्चा बच्चा फोन चलाना जानता है और जनसंचार के माध्यम से ही तो सब पढ़ रहे हैं आजकल। सी टेट्स की तैयारी, टेट्स की तैयारी, IAS तक की तैयारी लोग फोन से ही कर रहे हैं। तो जनसंचार की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 25 कह सकते हैं ना कि हमने 1/4 क्लास कंप्लीट कर ली है। ओके, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। या ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। या ऑप्शन नंबर सी है आपका परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रत्यज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध हैं। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका 25वीं का? 100 प्रश्न है आपके, टोटल आपके 100 प्रश्न है। हमने 1/4 क्लास कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अभी 75 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा 25वीं का? अमूर्त संक्रियात्मक बच्चे जो होते हैं परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। जो अमूर्त बच्चे होते हैं, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है ये? तो जीन पियाजे की 4th वाली अवस्था है। कौन सी? चौथी वाली अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। लोरेंस कोहलवर्ग का है, मैं आपसे पहले ही कह रही थी, हर वीडियो में कहती हूँ। लोरेंस कोहलवर्ग हुआ आपका, ठीक है। लोरेंस कोहलवर्ग जी हुए आपके, पियाजे जी हुए, ये 2-3 वाइगोत्स्की जी हुए,
ठीक है। ये 2-3 तो इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब में तो, ठीक है। तो क्योंकि जब मैंने भी सीटेट दिया था, जब मेरा सीटेट हुआ था 2021 में, उसमें ऐसे भी लॉरेंस कोहलवर्ग और प्याजे दोनों में से प्रश्न था। जी देखिए गौरव कुमार जी, आप पहले प्रश्न लिखें, आप कौन से वाले प्रश्न का आंसर बता रहे हैं भी, ठीक है। प्रश्न लिखें सब लोग, अब जितने भी लोग बता रहे हैं प्रश्न लिखें कि इस वाले प्रश्न का आप आंसर बता रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका लॉरेंस कोहलवर्ग से। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, बताएंगे कौन सा वाला सही होगा इसमें, यांत्रिक उद्देश्य अंधविश्वास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास अभिविन्यास, या ऑप्शन नंबर सी है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक क्रम अव्यवस्था अभिविन्यास। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। लॉरेंस कोहलवर्ग बताएंगे सामाजिक, बच्चा समाज के मूल्यों को तभी मानेगा जब वो हमारे लिए सही होंगे। ये कौन सी वाली अवस्था में है, ये है फोर्थ वाली अवस्था में, यानी कि थर्ड वाली अवस्था में है, ठीक है। यानी कि उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर में कितनी अवस्था बताई थी कोहलवर्ग जी ने, 3 स्तर बताए थे। एक था आपका पूर्व नैतिक स्तर, एक था नैतिक स्तर, और एक था आपका उत्तर नैतिक स्तर, ठीक है। तो पहली अवस्था में बच्चा दंड और आज्ञा पालन कब करता है, बच्चा परंपरागत नैतिक स्तर में, यानी कि सेकंड वाली अवस्था में, ठीक है। और सामाजिक क्रय व्यवस्था अभिविन्यास बच्चा कौन सी अवस्था में करता है, वो करता है डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बी, बिल्कुल बी आपका बिल्कुल सही है। पहले प्रश्न लिखें जब बताएं आप आंसर। बिल्कुल 26 का डी था, बिल्कुल सही बता रहे हैं सत्येंद्र नाथ जी, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सहानुभूति सिद्धांत की रचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताएंगे आप। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, इसमें जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 27 का। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम। परंपरागत नैतिक कौन सा सही होगा, बिल्कुल कहाँ पे है बच्चा, जब दंड से बचना चाहता है, बच्चा दंड से बचना चाहता है तो बच्चा क्या है, बिल्कुल बिल्कुल जब बच्चा दंड से बचना चाहता है, वो एक अच्छा लड़का लड़की बनने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा बनूं जो मेरी मम्मा पापा मुझे ना डांटें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बिल्कुल पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, अच्छा लड़का लड़की बनने की अवस्था होती है, ये सामाजिक अवधारणाओं को अपनाने की अवस्था होती है, बच्चा जैसा समाज चाहेगा बच्चा ऐसा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप सत्येंद्र नारायण मीना बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल 29वां प्रश्न है आपका, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो बच्चों तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। पुनर्वलन की बात कौन करते हैं आप बताएंगे। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला और पशुओं का प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है आपका बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा 29 का, बताएंगे। बच्चे पुरस्कार से कब सीखते हैं, कौन पुरस्कार की बात तो आपके जीन प्याजे भी कहते हैं, ठीक है। पुरस्कार सॉरी प्याजे नहीं, क्या नाम है उनका, स्किनर साहब कहते हैं, पुनर्वलन की बात स्किनर साहब करते हैं आपके, ठीक है। तो बताएंगे कौन सा, अंतःक्रिया का, समाज सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था ना। तो बच्चे तब सीखते हैं
बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बिल्कुल 29 का बिल्कुल डी होगा। सब लोग बताएंगे, सब लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नियतार्थ निकालते हुए ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताएंगे आप। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए या तार्किक बहस के प्रयोग हतोत्साहित करना चाहिए? क्या हतोत्साहित करेंगे? क्या केवल निर्धारित प्रणाली पर पाठ्यक्रम पर निर्भर रहेंगे? ऑप्शन नंबर सी है, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। या ऑप्शन नंबर डी है, एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें? बताएंगे आप 30 का कौन सा वाला सही होगा आपका? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज अ बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल 30 का सी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम लोग। प्रश्न है 31 आपका, एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्कुटों को बॉक्स से खड़खड़ाता है। जब व्यक्ति बॉक्स को खड़खड़ाता है, बॉक्स में जो बिस्किट रखी होती है पैकेट, उसको खड़खड़ाता है तो कुत्ता लार टपकाने लगता है। अतः बॉक्स का खड़खड़ाना है। कुत्ते का लार टपकने का कौन सा प्रकार है? आपने बताएंगे। पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था। पावलोव क्या कहता है, पहले खाना डालता है कुत्ते के मुंह में तब लार आती है। फिर सेकंड बार में क्या करता है वो, सेकंड बार में करता है वो पहले घंटी बजाता है, उसके साथ ही खाना देता है, उसके बाद मुंह में से कुत्ते के मुंह से लार आती है। तो घंटी का बजना उससे क्या हो गया, उसे अंत संबंधित हो गया, उससे संबंधित हो गया। तो बताएंगे खड़खड़ाने से ही बिस्किट बिस्किट दिखाया नहीं है, सिर्फ खड़खड़ाने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तो बताएंगे चीन प्याजे की पावलोव जी के अनुसार ये कौन सा सिद्धांत कौन सी जगह पहुंच चुका है, मतलब किस अवस्था में है? बताएंगे आप। बिल्कुल, वो अब CS कर रहा है और CS यानी कि जो रेस्पॉन्स है उसका कृत्रिम रेस्पॉन्स है, और प्रक्रिया कौन सी मिल रही है उससे? स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी कि कुत्ते की लार उस खड़खड़ाने से ही निकल रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगले पर चलेंगे हम लोग। जब भी बेटी अपनी पढ़ाई में उत्तम निष्पादन, बिल्कुल 31 का ए बिल्कुल सही है आपका। सत्यनारायण मीना जी बिल्कुल सही है आपका। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। जब भी बेटी अपनी पढ़ाई में उत्तम निष्पादन करती है तो उसे अभिभावक से चॉकलेट मिलती है, परंतु उसके भाई को सिर्फ तभी मिलती है जब वो कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करता है। यह दृष्टांत प्रतिरूप है सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रबलीकरण का, या प्राथमिक और गौड़ द्वितीयक प्रबलीकरण का, या सतत और गौड़ प्रबलीकरण का, या सतत या आंशिक प्रबलीकरण का? बताएंगे आप। बच्ची को तो हर टाइम, मतलब जरा सा भी अच्छा काम करे तो चॉकलेट्स मिल रही हैं, लेकिन जो बच्चा है उसको कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद चॉकलेट्स मिलती हैं। अगर उसने अच्छे नंबर लाया तो चॉकलेट मिली, फिर वो टेस्ट में फिर कभी 2-4 महीने बाद अच्छे नंबर लाया तो चॉकलेट मिली। तो यही क्या कहलाएगा? 32 का बताएंगे आप कौन सा है? बताएंगे आप 32 का कौन सा है आपका? बिल्कुल, डी इज अ राइट आंसर। सतत और आंशिक प्रबलीकरण है। बच्ची को क्या है, सतत प्रबलीकरण है, यानी कि पुनर्वलन दिया जा रहा है, बार बार पुनर्वलन दिया जा रहा है, लेकिन आंशिक प्रबलीकरण किसको, लड़के को दिया जा रहा है। डी इज अ राइट आंसर। बिल्कुल सत्येंद्र नाथ जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, सत्येंद्र नारायण मीना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33। बच्चों द्वारा सीखने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा और एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा यह समय।
या ऑप्शन नंबर सी है आपका स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है आपका यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बताएंगे अगर कोई शिक्षक है बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं त्रुटियां हैं उनको सुधारने में सफल नहीं हो रहा है तो क्या वो शिक्षक असफल है। बताएंगे आप बच्चों की त्रुटियों के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है आपका। बताएंगे आप। प्रश्न नंबर 33 चल रहा है आपका, कौन सा वाला सही है बताएंगे। प्रश्न नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही है आपका। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर जो शिक्षक है बच्चों की त्रुटियों को नहीं सुधार पा रहा है तो क्या है, व्यवस्था असफल है, शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था असफल है। ठीक है, और वो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल 33 का आपका बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34। अंतःपरक अनुदेशन है। अंतःपरक अनुदेशन क्या होता है जी। आप श्रीनिवास जी, आप पहले प्रश्न डालिए, कौन से वाले प्रश्न का आंसर बता रहे हैं। इससे कंफ्यूजन होता है कि कौन से वाले का बता रहे हैं। ठीक है, आप कुछ लोग पीछे से वीडियो देखना स्टार्ट करते हो तो पीछे वालों का बताते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। आप पहले प्रश्न डालिए कौन से वाले का बता रहे हैं, फिर आंसर दीजिए। ठीक है, 34 चलेंगे हम। अंतरपरक अनुदेशन है, जो अंतरपरक अनुदेशन है वो क्या है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का उपयोग करना, या कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, या ऑप्शन नंबर सी है आपका अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, या ऑप्शन नंबर डी है ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदले जा सकते। बताएंगे अंतःपरक अनुदेशन क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 34 का बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका। अंतःपरक अनुदेशन, अंतःपरक का मतलब होता है कि प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ करना। अंतःपरक का मतलब होता है प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ करना। बताएंगे आप। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुछ अलग करना, यही होता है अंतरपरक अनुदेशन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आगे चलेंगे। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सत्यनारायण वीना जी, आपका बिल्कुल बी सही होगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनसीएफ में से। ओके, एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी है ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, या ऑप्शन नंबर सी है आपका ये बच्चे के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और समाधानों की पहचानने में सहायता करती हैं, या ऑप्शन नंबर डी है आपका ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ के अनुसार गलतियां कैसी होती हैं, मतलब गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, बताएंगे आप। गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 35, बिल्कुल प्रश्न नंबर 35 का सी होगा। त्रुटियां इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं एनसीएफ के अनुसार क्योंकि बच्चे के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं कि बच्चे के माइंड में चल क्या रहा है, बच्चे ने गलती की क्यों है ये। ठीक है, तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और समाधानों की पहचान करने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। बिल्कुल, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। बुद्धि केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका मूल बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरण प्रकरण की गति, संवेदी विभेद आदि। ऑप्शन नंबर
सी है आपका बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने में योग्यता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका बुद्धि बहुआयामी है और कई पहेली इसमें निहित हैं। बताएंगे कौन सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा? बताएंगे। 36 चल रहा है। टोटल प्रश्न है आपके 100 आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 है आज आपका, ठीक है। कल आपका पार्ट 2 चलेगा, उसमें भी 100 होंगे। आज पार्ट 1 है, इसमें भी 100 है। शाम को आपकी पेपर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बताएंगे आपका कौन सा वाला सही होगा इसमें? 36 का। बिल्कुल 36 का आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी है और इससे कई पहलू निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आगे चलेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल सत्यनारायण आप बहुत सही बता रहे हैं। सत्यनारायण जी आप सही बता रहे हैं। जो जोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, बताएंगे स्वतंत्र होते हैं। जो जोंग थे एक मनोवैज्ञानिक थे आपके, उनका मानना है संज्ञान और भाव ने आपस में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं या अंतः संबंधित होते हैं या एकीकृत होते हैं या अन्योन्याश्रित होते हैं। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा? 37 का आपका। बिल्कुल संज्ञान और भाव जो जोंक के अनुसार आपस में स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 37 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? बिल्कुल आपका एस बिल्कुल सही होगा। सब लोग बताएंगे, ये नहीं कि इनका ही पेपर नहीं, सब लोगों का पेपर है, सब लोग बताएंगे। ओके बाय बाय। ओके ये है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, या ऑप्शन नंबर बी है आपका सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, या ऑप्शन नंबर सी है आपका लगातार अभ्यास और बार बार स्मरण, या ऑप्शन नंबर डी है आपका पुरुषार्थ एवं दंड। बताएंगे क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया है? बताएंगे आपका कौन सा वाला सही होगा? 38 का। सार्थक और ज्ञान की सार्थक और संरचनात्मक प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया। बताएंगे बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। सामाजिक पारस्परिक क्रिया होती है सार्थक ज्ञान की सार्थक संरचना। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोथी अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, मतलब अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्न में से प्रतिबंधित को करता है। लड़कियों और लड़कों को स्वतंत्रता के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, या लिंग समरूपता, या ऑप्शन नंबर सी है आपका लड़की के लिंग को गलत पहचानना, या ऑप्शन नंबर डी है आपका बच्चों के पालन पोषण व परिवार की कठिनाई। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा? 39 का। 39 का कौन सा सही होगा? बताएंगे सब लोग। बिल्कुल अच्छी लड़की कहना, अच्छा लड़का कहना। लड़कियां ही डांस कर सकती हैं, लड़के नहीं डांस कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा क्या होता है? इसमें लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है कि ये काम लड़की ही कर सकती है, ये काम लड़का ही कर सकता है। मैथ सिर्फ लड़कों का अच्छा हो सकता है, ठीक है। डांस सिर्फ लड़की कर सकती है। तो इसमें क्या है? लैंगिक रूढ़िबद्धता है, ठीक है। अब चलेंगे 40 वे पे। ये समझ लो आधी क्लास आपकी खत्म हो गई, ठीक है। 50 कितने क्वेश्चन बचेंगे आपके? इसके बाद बचेंगे सिर्फ 60 क्वेश्चन,
उनको भी थोड़ी सी देर में ही कर लेंगे। ठीक है। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, ज्यादा समय देता है, इससे बचना चाहिए। बताएंगे सीखने के लिए आकलन। प्रश्न नंबर 40 कब बताएंगे आप? जो सीखने के लिए आकलन होता है ना, वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। जो सीखने के लिए आकलन होता है वो क्या होता है, क्लास में ही होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है और क्लास में ही पढ़ाते में ही क्वेश्चन पूछ ले बच्चे को, तो ये होता है सीखने के लिए आकलन। सीखने का आकलन क्या होता है? सीखने का आकलन होता है कि पढ़ाया बच्चे को, लास्ट में जाके जब पेपर्स होते हैं वो होता है सीखने का आकलन। ठीक है। एक होता है सीखने के रूप में आकलन। तो 3 प्रकार के होते हैं आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं आकलन के। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है आपका? आकलन के लिए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है आकलन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलेंगे हम लोग। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो वर्तमान स्कीमा है उसे बिल्कुल बदल लेना। नवीन जानकारी, जैसे कि ये क्या है, जीन प्याजे से संबंधित है हमारा। ठीक है, ठीक है। नवीन जानकारी क्या होती है? यानी कि हमें कुछ सीखना है, नया सीखना है और हमें नया सीखने के लिए जो वर्तमान स्कीमा में बदलाव, यानी कि पुरानी इस चीज को भूलकर नई चीज को ही धारण करना क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 41 का बताएंगे 41 का कौन सा आपका आंसर सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो नवीन यानी कि जो नई जानकारी है उसे सीखना, पुरानी जानकारी को भूल जाना, यही क्या होती है आपकी? यही होता है आपका समायोजन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जी विजय, आप बहुत सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नवीन जानकारी में शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा। ठीक है, अगर हम पुरानी जानकारी को नई जानकारी में दोनों को जोड़ें तो ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका आत्मसातीकरण। पुरानी जानकारी को नई जानकारी में जोड़ देना, ये होता है आत्मसातीकरण। अगर पुरानी जानकारी को हम भूल जाएं और नई जानकारी को अपना लें, ये होता है आपका समायोजन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बिल्कुल सत्यनारायण मीना, आप एकदम सही बता रहे हैं। अब आएंगे प्रश्न नंबर 42 पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है? बताएंगे। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता। ऑप्शन नंबर बी है वह बहुत ही तनुक मिजाज, यानी कि जो गर्म मिजाज का होता है, तनुक मिजाज होता है। या ऑप्शन नंबर सी है वह रस्मी व्यवहार करता है और जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ऑप्शन नंबर डी है आपका वह आक्रमण और कुंठित हो जाता है। प्रतिभाशाली छात्र की विशेषता कौन सी है? क्या वो कुंठित हो जाता है, या वह अपने हाथ थपथपाता है, डोलता है, ऐसा होता है, या वह बहुत ही तनिक यानी गुस्से वाला होता है, या ऑप्शन नंबर ए है आपका यदि कक्षा गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है। यानी कि अगर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है, जब तक जो प्रतिभाशाली छात्र है उसके लिए क्या है, उसकी तरह का माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है, उसे कुछ अच्छा अनुभव यानी कि चुनौतीपूर्ण अनुभव उसे लेने की आदत होती है। तो 42 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल, विजय कुमार आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बिल्कुल 42 का ऑप्शन नंबर ए।
अब चलेंगे 43वें प्रश्न पर। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हो और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। जहां पे क्या होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो। छोटे रूप में बताऊं, एकाधिकारवादी होता है जहां शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो, सिर्फ शिक्षक की चलती हो। ऑप्शन नंबर बी है आपका, जहां ऑप्शन नंबर बी है आपका, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, जहां शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। या ऑप्शन नंबर डी है आपका, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बताएंगे? या देखो, इसका मतलब है एकाधिकारवादी शिक्षा का मतलब होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जहाँ शिक्षक ही सक्रिय हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गणित को पर ही बल दिया जाता है क्या वो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जहाँ बच्चे निष्क्रिय होते हैं क्या वह शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, या जहाँ संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वे अपने को महत्वपूर्ण समझते हो, तो यह क्या होगा, आपकी बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित होगा। तो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे वातावरण सबसे प्रभावी कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 43 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को व्यक्तिगत भिन्नता के लिए बताएंगे आप? विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थियों और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा? 44 का बताएंगे कौन सा वाला सही होगा? 43 का डी। आप बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, 44 का बताएंगे आपका कौन सा सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। विद्यालयों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? शिक्षिका है, उसकी कक्षा में कैसे बच्चे हैं, कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए समवयस्क साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? बताएंगे कौन सा होगा आपका सही? बताएंगे 45 का कौन सा सही होगा आपका? बिल्कुल 45 का डी इज अ राइट आंसर। शिक्षिका कहेगी बच्चे से कि मोहन आप खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन नंबर सी है आपका,
निरंतर गृह कार्य देना, या ऑप्शन नंबर डी है आपका सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका। प्रश्न नंबर 46 का बताएंगे कौन सा सही होगा आपका। 46 बिल्कुल 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बच्चे जिसमें खुद कार्य करेंगे, खुद सीखेंगे, बच्चे इसमें क्या है सक्रिय ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर 46 का। ओके नेक्स्ट प्रश्न है आपका। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि। जी आप थोड़ी फोन की प्लीज क्वालिटी बढ़ा लें। आपका फोन की जो क्वालिटी होगी वो 44 पर चल रही होगी। प्लीज फोन की थोड़ी क्वालिटी बढ़ाएं और जब बताएं मुझे आपको कैसा दिखाई दे रहा है प्लीज। एमडी जी आप प्लीज थोड़ी फोन की क्वालिटी बढ़ा लें, ठीक है। ओके सत्यनारायण मीना आपका एकदम सही आंसर है आपका, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले प्रश्न पर। आप 46 का ए बता रहे हैं। जी बिल्कुल 46 का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल अगला प्रश्न है आपका। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति को त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर सी है आपका वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। ऑप्शन नंबर डी है आपका किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। बताइए कौन सा वाला सही होगा आपका। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान के बारे में कौन सा सही होगा आपका। 47 प्रश्न नंबर 47 है आपका। बिल्कुल प्रश्न नंबर 47 का बी इज अ राइट आंसर। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें। बिल्कुल 47 का बी है आपका। सत्यनारायण मीना आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ओके बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। बताएंगे आप। सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, या ऑप्शन नंबर बी है उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी है विभेदित अनुदेशन, या ऑप्शन नंबर डी है पारस्परिक शिक्षण। बताएंगे। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकें परिवर्तनीय जटिलता और एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताएंगे आप लोग। 48 का कौन सा सही होगा आपका। बिल्कुल 48 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। 48 का सी इज अ राइट आंसर। विभेदित अनुदेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 49 पर चलते हैं हम लोग। ओके 49वां प्रश्न है आपका। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर के निर्माण करने, या ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर की व्याख्या करने, या सही उत्तर की पहचान करने, या सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने के लिए। बहुविकल्पी प्रश्न खाली जगह
योग्यता का आकलन करते हैं। बताएंगे कौन सी योग्यता का आकलन करते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सी बिल्कुल राइट आंसर आपका। जो क्या नाम है आपका? संतोतिगा जो भी हैं आप, सी इज अ वेरी राइट आंसर। इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सही उत्तर की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है बहुविकल्पीय प्रश्नों का। इससे बच्चे का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता, सिर्फ सही और गलत प्रश्न। बच्चा, अगर हमने बच्चे से पूछा कि बताइए भारत में सांप कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया ऑप्शन बोले मैंने 4 है 8 10, तो बच्चा बता देगा 4 प्रकार के होते हैं सांप। तो मुझे बस ये पता, मुझे बच्चे ने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं सांप, तो मुझे बस ये पता चलेगा उस बहुविकल्प प्रश्न से कि बच्चा कि हाँ पढ़ने में बच्चा कैसा है। ठीक है, बस इतना पता चलता है बहुविकल्पीय प्रश्नों से। ठीक है, अगले आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 50। ये मान लो आपकी आधी क्लास खत्म, 1/2 क्लास आपकी फिनिश्ड हो गई है। टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, और 50 प्रश्न उसमें से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे आपके लिए इसमें। प्रश्न नंबर 50, 49 का सी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप, सत्यनारायण मीना। ओके, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? जो बच्चे अधिगम में अशक्त होते हैं उनकी विशेषता क्या है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, या धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई होती है उनको, या ऑप्शन नंबर सी है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामकता कार्यों में लगे रहना, ऑप्शन नंबर डी है आपका एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराना। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा इसमें? 50 प्रश्न। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में आप कैसे ले सकते हो उन्हें? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई होती है बच्चों को, ये होती है अधिगम अशक्तता वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब चलेंगे 51वें पर। पांच वर्ष के युग को माता पिता से डांट पड़ती है जब वह ज्यादा चॉकलेट खाता है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए वह इस व्यवहार को अपनी गुड़िया पर दोहराता है। बताएंगे दोहराता है तो वह क्या कर रहा है? प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, परिपक्वता या आनुवांशिक क्रमादेशन को खोजना। बताएंगे आप कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें? 51 का। उसके मम्मी पापा से उसको डांट पड़ी। ठीक है, उसने वह गुस्सा किस पर उतारा? जाके अपनी गुड़िया पर। बच्चा है, बच्चे को माता पिता से डांट पड़ी, उसने गुड़िया को फेंक दिया, तोड़ दिया। तो बताएंगे वह क्या दोहरा रहा है बच्चा? बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप। ठीक है, बताएंगे आप। बिल्कुल, वह प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को दोहराता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किस आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? बिल्कुल 51 का ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। केंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता, या ऑप्शन नंबर बी है क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, या ऑप्शन नंबर डी है आपका सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? जीन प्याजे के अनुसार बच्चे संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की तार्किक योग्यता निम्न में योग्यता किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? 52 का कौन सा सही होगा? बिल्कुल विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसका यह
क्षमता कहलाती है? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, आत्म केंद्रीयवाद या संरक्षण या क्रमबद्धता? बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? 53 का बिल्कुल सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रियान किन्हीं ग्लास को पिरामिड बनाते हुए स्वयं को निर्देश देता है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? बच्चा पिरामिड बनाता है, बामन का सी, 52 का सी, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, रियान कोई पिरामिड बना रहा है और वो खुद से ही बात कर रहा है, यानी कि अपने आप से बात कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कर रहा है वो? 54 का आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, वो क्या कर रहा है? व्यक्तिगत वाचन, या इसे स्वयं वाचन कह सकते हैं या व्यक्तिगत वाचन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ये वाले प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी सीटेट में। पिछली बार भी आपके इसमें से कई सारे क्वेश्चन आए थे ऐसे। बताएंगे ए का प्रभाव आर पर क्या पड़ता है, बताइए आर सही है ए गलत है। तो ये वाले प्रश्न तो आपकी क्लास उसमें बनते हैं आपके। ठीक है, बताएंगे। अभी कथन, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण में अहम भूमिका निभाते हैं। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आप? भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। कारण है इसका, भाषाई विकास एवं आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। बच्चों भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण में अहम भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट अभिकथन है। सेकंड कथन है, कारण भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ऑप्शन नंबर सी है, सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 55 का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखो, बच्चे भाषा सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं, वो पर्यावरण में अहम भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट, बच्चों को जो भाषा विकास होता है वो पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण में या बोलूँ तो मैं समाज में अहम भूमिका निभाता है। और जो कारण है इसका, भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता पर का उत्पादन है, ये केवल हेरिडिटी की बात करता है। क्या ये व्याख्या सही करता है? एक ही नहीं करता, ये व्याख्या सही नहीं करता एक की, लेकिन ए और आर दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तो ठीक है, आज आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। आज आपके क्वेश्चन यहीं खत्म हो गए हैं। टोटल मैं कितने क्वेश्चन आपको 200 प्रश्न कराऊंगी। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न कराऊंगी? 200 प्रश्न कराऊंगी। आज 55 प्रश्न आपके खत्म हुए हैं। शाम को आपकी क्लास चलती है किसकी? शाम को आपका मॉक टेस्ट लगाया जाता है। एक आपका मॉक टेस्ट होता है, शाम के 7 बजे से होता है ये मॉक टेस्ट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी तैयारी करनी है उसकी सीटेट की, तो प्लीज़ शाम की 7 बजे वाली क्लास मॉक टेस्ट लेना बिल्कुल ना भूलें। उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।